हाँ जी, आपको ये दिख रहा है? यस मैम, विजुअल है। चलिए, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जितना अब तक हमने पढ़ा है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड, फैक्टर अफेक्टिंग, है ना, लर्निंग क्या है, उस सब के बारे में ही इतना ही है अब तक के, इतने ही क्वेश्चंस है। चलिए, तो जो ये हमने पहले भी बात करी थी, पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच लेवल ऑफ टीचिंग uses higher level of cognitive abilities as specified in Bloom taxonomy। जो ब्लूम टेक्सोनोमी के हिसाब से जो कोग्निटिव एबिलिटी का हायर लेवल जो बताया गया है, वो इनमें से किस लेवल पे काम करता है? मैम मैम इसका मेमोरी। आंसर सी था, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। हाँ, ये क्यों था, आपको ये समझ में आया था? यस मैम। एक बार थोड़ा सा बता दो, इसको क्लियर कर दो सबको। यस मैम, जैसे कि मैम इसमें जो हमारे मानसिक स्तर पे जो हमारी क्षमताएं होती है हम्म किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसको मैम सबसे हाई लेवल पे बताया गया। और इसमें ये भी पूछा जा रहा है कि सबसे हाई लेवल का बताइए कि कौन सा इसमें से कौन सा स्तर है ब्लूम टेक्सोनॉमी के इसमें जो काम करता है सबसे हाई लेवल पर हम्म कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए। तो मैम उसमें रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। जी, ठीक है। और इसके बाद सेकंड, सबको आया समझ में ये? यस मैम। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं फोन से भी जुड़ती हूँ। हाँ जी, चलिए, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कोग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। किस स्तर के शिक्षण में संज्ञानात्मक यानी कि जो कोग्निटिव इंटरचेंज है उसके विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता होती है? इनमें से जितने भी लेवल्स है, इनमें कोग्निटिव इंटरचेंज में, है ना, संज्ञानात्मक इंटरचेंज में विश्लेषण और संश्लेषण, एनालिसिस और सिंथेसिस की आवश्यकता किस में होती है, कौन से लेवल में होती है? इसका आंसर आप लोग एक बार टाइप कर दो, आप सब लोग, फिर मैं पूछ लूंगी जिनसे मुझे पूछना होगा। मैसेज में आंसर कर दो। करा किसी ने? हेलो, आप लोग हो क्लास में? जी मैम। अच्छा, सब अपने अकॉर्डिंग मैसेज कर दो, फिर मैं इसको समझाती हूँ। फटाफट आंसर करो सारे, दो लोगों ने अब तक करा है। और सबको नहीं पता? ठीक है, एक एक एक, तीन, एक। ठीक है, अच्छा, मुझे राधा, राधा जी आप बताइए, मेमोरी लेवल आपने क्यों बताया, क्यों लगा आपको इसमें मेमोरी लेवल है? जल्दी से आंसर करो। अच्छा, ममता जी आप बताओ, आपने फर्स्ट क्यों चूज करा? हेलो, आप लोग माइक ऑन करके ये तो बोल सकते हो ना, नहीं आता या नहीं पता है, फटाफट बोलिए माइक ऑन करके। रेशमी मैम जी,
हाँ जी। मैम स्मृति चक्कर में तो जैसे कि सिखाया जाता है वैसे ही बच्चे उसको रटते हैं। और मैम चिंतनशील समझ के करते हैं मैम। और मैम बोध मैम में मैम हाँ थोड़ा जी। मतलब जैसे कॉग्निटिव कॉग्निटिव जब आ जाएगा तो मैम हमारे वो ब्रेन से रिलेटेड होता है हम्म। ना। तो इससे हम्म। मतलब ब्रेन को थोड़ा बहुत अगर हम देखते हैं हमारी हमारी जो बौद्धिक क्षमता है तो हम्म। हमारी मेमोरी लेवल को मैम उससे हमने कनेक्ट कर दिया इसे। अच्छा। कॉग्निटिव मीन्स मतलब संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि हमारा जो बौद्धिक स्तर है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है कॉग्निटिव। तो हम्म। यहाँ हमने मेमोरी को उससे मैम लिंक कर दिया, इससे अच्छा वन ठीक। दिया। अच्छा ओके, इसका सही आंसर मैं आपको लोग को बता देती हूँ। इसका सही आंसर है थर्ड, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब कोमल जी ने इसका आंसर थर्ड दिया है। कोमल जी आप इसको थोड़ा सा समझाओगे, उसके बाद मैं बता दूंगी। मैम ऐसा कुछ था नहीं कि समझ तो मतलब आंसर नहीं पता था, हम्म। लेकिन जैसे कॉग्निटिव से इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो उससे हम्म। लिंक किया कि कॉग्निटिव वहां भी था तो रिफ्लेक्टिव था वहां पे। तो यहाँ हम्म। भी वही था कि अगर मेंटल लेवल पे कुछ आ रहा है तो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, तो वैसे हिसाब से किया। अच्छा ओके, अब मैं आप लोग को ना इसको समझा देती हूँ। देखो कोग्निटिव की, अगर जैसे अभी आपने पहले बोला कि कोग्निटिव आया तो मतलब हमें मेमोरी लगा, है ना। देखो यहाँ पे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव हर किसी में कोग्निटिव की बात होगी ही, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें है ये आपके माइंड से रिलेटेड है ना। आप जो भी चीजों को समझ रहे हो या आप किसी चीज को याद कर रहे हो, दूसरे में समझ रहे हो, दूसरे में समझ के उसको बहुत अच्छे से क्रिएट भी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें माइंड से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो कोग्निटिव तो इन तीनों में ही आएगा। अब जो बात आई कि इसमें रिफ्लेक्टिव क्यों आता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। हम जब भी मेमोरी लेवल पे होते हैं या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं तो हम ये सब नहीं करते, हम एनालिसिस नहीं करते चीजों को, ना सिंथेसिस करते हैं। एनालिसिस और सिंथेसिस का मतलब क्या है, जब हम प्रैक्टिकली खुद वो चीजें करें, है ना। जैसे आपको कुछ एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके टीचर ने दी और आप उसको खुद से करके देखो, है ना, उसको खुद से एनालाइज करो। अगर हम योग की भाषा में समझे, आपको किसी ने कोई एक योग का कोई आसन बताया, कोई मेडिटेशन बताई और आपको बताया कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा होता है ना, तो आप उसको अपनी बॉडी पे एनालाइज करके देखोगे, उसको खुद से करवा के देखोगे दूसरे लोगों को, तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों चीजें होती हैं। तो इसलिए कि इसका आंसर होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। समझे आप लोग इसको? यस मैम। हाँ जी। तो देखो ऐसे बहुत छोटी छोटी आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे कि किसमें क्या कह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव। क्या बोला इन्होंने, अध्यापन के किस स्तर में, ठीक है, टीचिंग के इस लेवल पे शिक्षक की भूमिका संवादात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है। टीचर किसमें ज्यादा इंटरएक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, सॉरी एक्टिव ज्यादा होता है, मैम ना कि वन इंटरएक्टिव। में मेमोरी लेवल में मैम। आंसर करिए, मैसेज में आंसर करिए फटाफट सारे, सब लोग एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें। रेशमी जी, रंजीता जी, और सब लोग क्या कर रहे हो, फटाफट आंसर करो। इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको वहां एग्जाम में। ठीक है, तो सबका आंसर वन है। इसको आप लोग कोई, मुझे कोई बताओ क्यों आपको वन लगा। मैम ये टीचर सेंट्रिक है। मैम मैम हाँ क्योंकि जी। इसमें इस टीचर जो है इन्वॉल्व रहती है। जैसे हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चों को जब टीचर पढ़ाएगी, हम्म। ठीक है, नर्सरी टू एलकेजी 1 तक, तो उसकी जो प्राथमिकता होती है वो पहले ही होती है। यानी कि जैसे वो बच्चों को लर्न कराती है बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं। हाँ, और इस फिनोमिना को बोलते क्या है,
जो हमने 2-3 चीजें और पढ़ी थी, इसको बोलते हैं हम टीचर सेंटर्ड, है ना, टीचर टीचर सेंटर्ड। सेंटर्ड, यस मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट बिहेवियर प्रीडोमिनेट। किसमें ऐसा होता है कि जो टीचर है ना, शिक्षण के किस स्तर में छात्रों को व्यवहार की संरचना, स्ट्रक्चरिंग, उनको मार्गदर्शन देना और उनको बारीकी से निरीक्षण करने की गतिविधियां पहले से ही निर्धारित रहती हैं। इन चारों में से ऐसा कौन सा लेवल है जिनमें पहले से ही सब कुछ ऐसा निर्धारित रहता है कि कैसे बच्चों को स्ट्रक्चर करना है, कैसे गाइड करना है? सब लोग फटाफट इसका आंसर कर दो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के इसको आंसर करो, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है इसका आंसर भी। 4 लोगों ने करा है, और सब लोग? यहाँ पे अभी 9 से 10 लोग हैं, तो सब लोग आंसर में बताओ मुझे, जो भी लगता है आपको। और सब लोग, इन 3-4 लोगों के ही मैं आंसर देख रही हूँ बस, और सब लोग नहीं पढ़ के आए हो आप लोग? क्लास में तो पढ़ा होगा ना कम से कम। चलिए ममता जी, आप इसका आंसर करो, क्यों लगा आपको ऐसा कि थर्ड है इसका आंसर? ममता जी। मैम अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही स्टूडेंट को सारी चीजें मतलब इसका संरचना, मार्गदर्शन, बारीकी से सब कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और कौन है? दीपिका जी। दीपिका जी, आप आंसर करोगे इसका? मैम मेरे ख्याल से इसका चिंतनशील स्तर रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल। यस ओके, मैम, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या क्या बोल रहे थे आप? क्योंकि देखिए इसमें जिसकी मार्गदर्शन हो गया, इसका बारीकी से निरीक्षण हो गया, तो फिर अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो उस चीज को डिटेल्स में नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, ठीक है। और कोई अपर्णा जी, अपर्णा जी आंसर करोगे इसका? रेशमी जी, चलिए रेशमी जी आप बताओ इसका आंसर। यस मैम। मैम इसमें मेरा ऑप्शन जो था वो थर्ड था, अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैम इसलिए क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो जैसे कि 9th 10th जैसे कि इस लेवल के बच्चे होते हैं, जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी ये होती है कि जिसमें वो ये सारी चीजें समझ सकते हैं। और उसमें जो टीचर होता है मैम, वो उसके व्यवहार की संरचना और जो उसका मार्गदर्शन होता है वो बारीकी से निरीक्षण करता है इस लेवल में, और उसको अच्छा, इम्प्रूव करता है। और इसमें जो भी गतिविधियां रहती है, जो भी सिलेबस वगैरह जो भी रहता है मैम, वो पहले से ही पूर्व निर्धारित रहता है और उसके बेस पे फिर टीचर स्टूडेंट को बताता है। ठीक है, ओके। कोमल जी, आप कुछ बताना चाह रहे हो? मैम मेरे हिसाब से तो जो आपने लास्ट क्लास लिया था एकेडमिक वाला, उसमें था ये कि ये ऑलरेडी रहता है, पूर्व निर्धारित रहता है, जिसमें बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करते हैं। किस में होता है, कौन से लेवल में? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनोमस डेवलपमेंट, ओके। चलिए मैं इसका सही आंसर दे देती हूँ एक बार। इसका सही आंसर है 4, मेमोरी लेवल। अब इसको समझना है, देखो पहले ही हमने पढ़ा था ऑटोनोमस के बारे में, तो हमने नहीं पढ़ा कोमल जी, है ना? देखो हमने पढ़ा था पहले ही कि जो ये है मेमोरी लेवल है, इसमें सारा कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। मतलब आपका सिलेबस,
आपको क्या क्या पढ़ाना है, वो सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर करने की बच्चों को। तो स्ट्रक्चरिंग का फेज क्या होता है बच्चों का, जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं, है ना, जब स्टार्टिंग में नर्सरी केजी में बच्चे आते हैं, तो उस टाइम उनको स्ट्रक्चर आप जैसा दोगे वो वैसे ही आगे करेंगे। तो ये वाला जो टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा उनको स्ट्रक्चर करने का, उनको मार्गदर्शन देने का और उनका बारीकी से निरीक्षण होता है। और ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है ना, कि पहले से ही कि इनके ओरल एग्जाम्स होने हैं, रिटन एग्जाम होने हैं, इनका इतना इतना सिलेबस इनको कवर करा देना है, नर्सरी में केजी में इतना करा देना है। तो ये सब कुछ पहले ही मेमोरी लेवल पे निर्धारित होता है। ठीक है, तो देखो समझ में आया इसका आंसर आप लोगों को, यस मैम। है ना। तो देखो इन सब को ना ऐसे कॉन्सेप्ट इनका ध्यान रखो, क्योंकि ये देखो कहाँ कहाँ से हमने कुछ चीजें कहाँ पे पढ़ी थी, कुछ चीजें कहाँ पे पढ़ी थी, वो सब एक जगह इकट्ठी होके आ रही है। कोई हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, कुछ हमने टीचिंग के बारे में जब पढ़ा था तब पढ़ा था, कुछ हमने लेवल्स में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें ना एक जगह ऐसे याद रखनी पड़ेगी आपको, ऐसे समझनी पड़ेगी, याद से भी बल्कि आपको समझनी पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स के बारे में हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था ना, एडोलसेंट लर्निंग, एडल्ट लर्निंग, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो क्या है, पहला है एडोलसेंस इज एन स्टेटमेंट है, ये है ना पहला। एडोलसेंस इज एन इन्वेंशन ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो किशोर अवस्था है एक तकनीकी और औद्योगिक समाज का आविष्कार है। और दूसरा स्टेटमेंट है एडोलसेंट इज मार्क बाय अ कंटिन्यूटी बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच एक निरंतरता द्वारा चिन्हित है। ठीक है, दो ये स्टेटमेंट दे दिए। अब आपको बताना है कि ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों ही इनकरेक्ट है, इनमें से पहला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, पहला भी इनकरेक्ट है और दूसरा भी इनकरेक्ट है। इसका आंसर फटाफट आप लोग आंसर टाइप कर दो पहले। मैम कथन 2 सही रहेगा। आंसर टाइप करिए, पहले ऐसे नहीं बोलना है, बाद में मैं पूछूंगी, पहले टाइप कर दो सब लोग। दो के आंसर आए मुझे यहाँ पे। ऑप्शन 3 टाइप करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? दो लोगों के आंसर आए बस मुझे यहाँ पे। ओके, चार के आए, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, जिन्होंने ऑप्शन 3 बताया। 3 किसने बताया? नहीं नहीं मैम, कुछ पूछना था, ऑप्शन 3 नहीं बताया था। अच्छा जी, हाँ जी पूछो। नहीं, हो गया मैम। अच्छा ओके। अच्छा रंजीता जी, आपने 1 बताया है इसका। जी हाँ जी बताओ, 1 क्यों लगा आपको? मैम, क्योंकि वो कह रहा है किशोरावस्था एक तकनीक औद्योगिक समाज का आविष्कार है। यानी कि जो किशोरावस्था हमारी वह पोजीशन होती है, वो वाला स्तर होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं मैम, वही हमारे समाज का जो है आविष्कार करते हैं, वही हमारा फ्यूचर होते हैं। हम्म, ठीक है, दूसरी में मैम ये बोला किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच एक निरंतरता द्वारा चिंतित है। यानी कि जो किशोरावस्था हमारी बचपन और वयस्क के बीच का टाइमिंग है, मतलब बीच की पोजीशन होती है मैम। हाँ तो जी। मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक है। अच्छा ठीक है, जिन्होंने आंसर करा 4, कोमल जी। कोमल जी, हाँ मैम। हाँ जी, इसका आपको 4th क्यों लगा? सर मैम, ऐसा डिपेंड तो नहीं कर सकता है ना कि किशोरावस्था एक तकनीकी औद्योगिक समाज का आविष्कार है। हम्म, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर है 4, है ना रंजिता जी। देखो अब इसको समझो, इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि
जो लोग हैं, किशोर जो लोग बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो तकनीक और इनका आविष्कार करते हैं। इसमें ये लिखा है कि किशोर अवस्था एक तकनीकी औद्योगिक समाज का आविष्कार है। मतलब तकनीक और औद्योगिक समाज ने किशोर अवस्था को आविष्कार किया है, इसमें ये लिखा है। ठीक है, तो इसको Yes, ma'am. ध्यान से समझो कि इसका जो आंसर है वो यही है कि किशोर अवस्था क्या है, बचपन और वयस्कता के बीच का एक निरंतरता द्वारा चिन्हित है ना। तो ये इसके बीच का एक पार्ट है। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट्स को, क्योंकि इनमें ऐसा ही कुछ आता है, आपको लगेगा कि दोनों सही है या दोनों गलत है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। A visually impaired child can study with the help of। एक दृष्टि बाधित बच्चा निम्नलिखित की मदद से पढ़ सकता है। इनमें से किस किस से एक जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो पढ़ सकता है, किन किन की हेल्प से? ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, एक बार आप लोग आंसर ऑप्शंस पढ़ लो और यहाँ पे मुझे मैसेज कर दो। ममता जी का आया जी, जल्दी से आंसर करो, देखो बहुत टाइम चला जाएगा, नहीं तो हम सारी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए ममता जी आप ही बता दो, आपने 3 क्यों चुना? जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो मैम स्क्रीन रीडर से ही सुन सकते हैं ना, इसीलिए मुझे 3 लगा। देखिए इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन चारों में से ये चूज करने हैं, 1 and 2, 2 and 4, 1 2 3, 1 2 3 4, इन चारों में से। अच्छा, किसी का 1 आया, मतलब इसमें एक से ज्यादा आंसर है। रेशमी जी का 3 आया, ठीक है। और कोई? चलिए रेशमी जी आप ही बताओ, इसका आपको 3rd क्यों लगा, 1 2 and 3? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। मैम सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा ना है, ऑप्शन शायद वो समझ में नहीं आए, पर मुझे ऐसा लगता है मैम ऑप्शन सही होगा, जिसमें बच्चा जो है ये 3 ऑप्शन जो है ये ब्रेन हो गया, आपकी आवर्धन आवाज साफ स्क्रीन। साफ नहीं आ रही रेशमी जी। जी मैंने बस में ट्रैवल। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं इसका आंसर कर देती हूँ। इसका आंसर होगा 3rd, 1 2 and 3, ब्रेल, मैग्नीफाइंग स्क्रीन और स्क्रीन रीडर्स। ठीक है, अब इसको देखना है। देखो 4th जो है पर्सनल एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन जो ये टूल होता है, ये हियरिंग के लिए होता है ना, इसमें विजुअल वाला कुछ नहीं होता। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए ये पर्सनल एम्पलीफायर वो यूज करते हैं। लेकिन जो ब्रेल है, ब्रेल आपने सुना होगा कि ब्रेल सिस्टम से वो लोग बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ मतलब कुछ उभरा हुआ कुछ पार्ट या डॉट्स की हेल्प से कुछ इस तरह से उनकी जो पूरी जो अक्षर है वो उस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो ब्रेल सिस्टम एक होता है। उसके बाद है मैग्नीफाइंग स्क्रीन, मतलब जो मैग्नीफायर्स होते हैं ना, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड में, अब ऐसा नहीं होता कि पूरे 100% ही वो नहीं देख पाते। अब कुछ बच्चे ऐसा होता है कि 40% देख सकते हैं, 60% देख सकते हैं, तो उनके लिए मैग्नीफाइंग स्क्रीन होती है ना, बड़ी स्क्रीन करके उनको ऐसे दिखाया जाता है। और तीसरा है स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर जो आपको जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको स्क्रीन रीडर की हेल्प से जो भी स्क्रीन पे आएगा वो उनको सुनता है ना, दिखता नहीं है लेकिन उनको सुनता है। ठीक है, तो ये सारी जो तीनों चीजें हैं ये आती है इसमें। ठीक है, ब्रेल, मैग्नीफाइंग और स्क्रीन रीडर। तो इसका आंसर है 3rd। समझ में आया सबको?
यस मैम। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब आपकी ओवरऑल आपने पहले से कितनी पढ़ाई करी है, कितना कुछ आपको पता है जनरल, क्योंकि ये जनरल नॉलेज वाली है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर है हमारा जनरल, आपको जितनी नॉलेज है उसके बारे में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन इन टू अकाउंट टू डायग्नोज अ चाइल्ड एज अ स्लो लर्नर। इन चारों में से ऐसा, इन चारों में से आपको क्या लगता है कि जिससे पता चले कि जो बच्चा है वो धीमा सीख रहा है, वो धीमा लर्न करता है, स्लो लर्नर है। इन चारों में से अगर इमोशनल स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, उसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट की वजह से, या एक्स्ट्रा स्किल एंड सेल्फ एस्टीम की वजह से। जल्दी से आंसर करिए। 1 2 3 सबने तीनों अलग अलग आंसर कर दिए। ठीक है, और भी बताओ कोई। 3। अच्छा चलिए, अब 3 3 3। अच्छा, जिन्होंने 2 आंसर करा है वो मुझे बताएंगे। रेशमी जी, 2 कैसे लगा आपको? मैम मैं आंसर पता था मैम, आपको आवाज जो है किसी ने वर्ड से ट्रैवल कर दी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 3, साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट। अब जिन्होंने आंसर किया है इसका साइकोलॉजिस्ट, अपर्णा जी, इसको थोड़ा सा आप समझाओ मुझे, आपने क्यों करा? मैम वो साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं होगा तो इसीलिए वो धीमा काम करेगा। जी ठीक है, बहुत सही। देखो फिजिकल अपीयरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इन सब से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दीपिका जी आप कुछ बोल रहे हो? कोमल जी, दीपिका जी। जी मैम, बस अभी यही बोल रही थी जो अभी आपने कहा, बस वही। अच्छा ओके जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन लेबल्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इन सब कारकों में से जो 5 कारक दिए गए हैं, कारकों को सीखने को प्रभावित करने में सामाजिक क्षमता के रूप में लेबल किया गया है। किन किन को सीखने में सामाजिक क्षमता के रूप में किन किन को बताया गया है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, जनरल एंड स्पेसिफिक, इमोशनल वेलबींग, इंस्टेबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट इनटू एक्शन। ये यहाँ पे इसका हिंदी में भी मिल जाएगा आपको। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सोशल कॉम्पिटेंसी को प्रभावित करते हैं? ये ज्यादा ऑप्शंस है इसमें, ABC, BCD, ABD, CDE। इसका आंसर मैसेज में आप कर दीजिए। ध्यान से पढ़ के इसका आंसर करो। मैम इन हिंदी के विकल्प नहीं आए नीचे। हिंदी के थोड़ी भी सी, सेम हाँ हाँ। सेम है जो ऊपर है ना। विकल्प है उसमें पहला। ठीक है, और सब लोग भी आंसर करो। चलिए, बहुत सारे लोगों के थर्ड आंसर आया है। अपर्णा जी आंसर करेंगी इसका। सॉरी। मैम ये जो खुफिया जानकारी है वो तो हम
उसको सीखने के लिए तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, सी को हटा देते हैं। और बाकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रेरणा और उसके समाज के कल्याण के लिए या उससे जुड़ने के लिए हम इसको अपना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा रेशमी जी, एक बार आप भी आंसर कर दो इसका। सॉरी, कोमल जी करेंगी, कोमल जी। जी मैम। हाँ जी, इसका आंसर आपने थर्ड दिया है ना, हाँ इसको थोड़ा सा समझाओ। मैम, मेरे हिसाब से तो सामाजिक आर्थिक स्थिति जब देखते हैं हम लोग, हम्म तो वो एक तो है। फिर हम्म मोटिवेशन तो किसी भी कार्य को करने के लिए चाहिए। हम्म और डी भावनात्मक कल्याण है। ठीक है, चलो खुफिया मैं, जानकारी तो इसमें होगा नहीं मैम, हाँ जी हाँ जी, इसलिए। ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर करा, इसका आंसर 3 ही है। तो देखो, सोशल कॉम्पिटेंसी क्या होता है कि आप कैसे बाहर सोसाइटी में कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है उस पे कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ना। आज के टाइम में हर कोई पहले वही देखता है। दूसरा, प्रेरणा, आप कितने मोटिवेटेड हो। तीसरा, आप इमोशनल वेलबींग आपका कैसा है ना। अगर आप इमोशनल वेलबींग, आप अच्छे हो इमोशनली, तो आप सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे जैसे खुफिया जानकारी वाली बात आई, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है। और दूसरा, इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट इनटू एक्शन, और इसका भी इतना कोई बड़ा इस पे प्रभाव नहीं आता कि विचारों का कार्य में परिवर्तित करने में असमर्थता अगर है तो ये तीनों ही इसका आंसर बन जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक, प्रेरणा, मोटिवेशन और इमोशनल वेलबींग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। व्हाट आर सम की फैक्टर दैट कैन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट इन क्लासरूम सेटिंग। ऐसे इन पांचों में से ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं क्लासरूम में, है ना, बढ़ाते हैं क्लासरूम सेटिंग में। तो पहला तो है प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज करिकुलम। एक तो कि आपका जो करिकुलम है वो ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा, अलाउइंग स्टूडेंट टू चूज देयर ओन टॉपिक्स ऑफ स्टडी, कि जो बच्चों को जो टॉपिक्स चूज करने हैं पढ़ने के लिए वो उनको अलाउ कर दिया जाए। तीसरा, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्लास डिस्कशन, की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चों का और डिस्कशन हो क्लास में ज्यादा। मिनिमाइज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, टेक्नोलॉजी कम यूज हो क्लास में। असेस स्टूडेंट सोलोली थ्रू फाइनल एग्जाम्स, स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम्स में मूल्यांकन करा जाए, केवल उसमें ही मूल्यांकन किया जाए। इसमें से चूज करेंगे फटाफट। आंसर किया किसी ने? कोमल जी ने करा। और कोई? और कोई? चलिए मैं इसका आंसर कर देती हूँ। इसका आंसर है थर्ड, ए एंड सी ओनली। देखिए, अब ए और सी ओनली क्यों है? पहला, प्रोवाइड, अगर आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब दूसरा, जैसे टॉपिक ऑफ स्टडी चूज कर रहे हो आप स्टूडेंट्स, तो इसमें ना बहुत ज्यादा वैरायटी आ जाएगी, अलग अलग हर कोई अपना अलग अलग चूज करेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा टीचर के लिए भी, क्लासरूम सेटिंग में पढ़ाने के लिए भी। ठीक है। तीसरा है एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी क्लास में, क्लास डिस्कशन हो रहा है, तो आप ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है। अब मिनिमाइज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका कोई मतलब नहीं होता कि अगर आप टीचिंग टेक्नोलॉजी को कम कर रहे हो, लेकिन आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना।
तो स्कूल जो क्लासरूम है उसमें टेक्नोलॉजी तो यूज होनी चाहिए, तो ये इसलिए कट जाएगा। उसके बाद है असेस स्टूडेंट सोलरली थ्रू फाइनल एग्जाम। इसमें क्या लिखा है कि बस केवल अंतिम परीक्षा के माध्यम से उनका मूल्यांकन हो। तो ये सही नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ लास्ट में आपके जो लास्ट एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स है, उसमें ही आपका मूल्यांकन हो जाए सारा, एक साल भर में आपने जो जो करा है उन सब चीजों पे ध्यान ना दे के सिर्फ उसमें ही आप एग्जाम बेस पे ही सब कुछ हो जाए, तो आजकल ऐसा नहीं चलता है ना। देखो आपके जब रिजल्ट या बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है, आपकी अटेंडेंस कितनी थी, आपका बिहेवियर कैसा था क्लास में, आप कितने ज्यादा एक्टिव थे क्लास में, कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन था, कैसे आप लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन था, टीचर्स के साथ कैसा था, है ना। टीचर्स के पास भी आपके कुछ मार्क्स होते हैं कि वो स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ कैसे थे, है ना, स्कूल में कैसे थे। तो ये सारी चीजों पे बहुत सारी इन सब चीजों पे का फैक्टर होता है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटाया, और उसके बाद इसको भी हटाया, तो इसका ए एंड सी थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जिन ऑप्शन में जैसे आपको समझना है कि बहुत सारे लग रहे हैं, तो पहले उनको एलिमिनेट कर दो कि कौन कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडल्ट लर्नर, एडल्ट लर्नर की बात कर रहे हैं, व्हाट एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, है ना। जब हम वयस्क की बात कर रहे हैं, एडल्ट लर्नर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता में कौन सी शैक्षणिक विशेषता जुड़ती है, हमें किस तरह की ऐसी एकेडमिक स्टडी करनी चाहिए कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन में उसको ला के रख सके, है ना। तो उसमें से क्या क्या है, रोट मेमोराइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, लिमिटेड प्रायर नॉलेज, डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसका आंसर ऐसी कौन सी स्टडी है, 2 और सब लोग, अपर्णा जी आंसर करिए, दीपिका जी, संजना, राधा, आप सब लोग आंसर किया करो। आपको कम से कम बाद में पता तो चलेगा ना, हमने गलत लिखा था, सही लिखा था, उसका आंसर क्या था। ठीक है, 4 लोगों के, 5 लोगों के, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर 2 है। तो एक बार कोई आप लोगों में से इसको थोड़ा सा बता दो। कोमल जी आप ही बता दो। ये तो मतलब जब तक हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग जो भी अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, तो ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन नहीं समझ में आया मैम। रियल वर्ल्ड सिचुएशन मतलब देखो, आपने थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना, आप हम लोग जैसे मैथ्स बहुत सारा पढ़ लिया हमने, लेकिन हम रियल वर्ल्ड जब रियल सिचुएशंस आई है ना, जब हमें कुछ मैथमेटिक में कुछ कैलकुलेट करना पड़ा, तो अगर आप तब नहीं कर पा रहे हो, हाँ, है ना, वो चीज होती है कि आप अपनी जब सिचुएशंस आई उस थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल में चेंज करने के लिए, अगर आप उसको कर पा रहे हो तो वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है कि आपने उसको अच्छे से उसका चिंतन मनन किया है ना, उसकी वो स्किल है आपके पास। जी मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरियंशियल लर्निंग ऑफ कोल्ब मॉडल इज करेक्ट, इन तीनों में से लर्निंग के बारे में क्या सही है। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं है। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, लर्निंग इज होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, कंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो लर्निंग है वो नई नॉलेज को क्रिएट करता है, और लर्निंग जो है एक होलिस्टिक प्रोसेस है
वर्ल्ड में अडेप्ट करने के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? सब लोग आंसर करो फटाफट, बहुत इजी सा है ये। थर्ड ओके, और हाँ, तो इसका राइट आंसर 4 है। 1, 2 एंड 3 तीनों इसमें आएंगे, है ना, क्योंकि लर्निंग हमें हर एक ये एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, नॉलेज भी क्रिएट करता है और हमें जीना भी सिखाता है ना। ऐसे हर एक जगह पे हम कहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ होलिस्टिक प्रोसेस है ये, जो हम हर जगह सीखते हैं, हर जगह अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट है आपका 12th, जिसमें है, हाँ 4 इज राइट। तो टाइप ऑफ लर्नर, विजुअल लर्नर, इसको इसके साथ आपको मैच करना है। विजुअल लर्नर, ऑर्डिनल लर्न, ऑडिटरी, टेक्टाइल और एक्टिव लर्नर। ठीक है, इनको आप लोग समझो। यहाँ पे जो लिखा है, लर्न थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लर्नर लर्न थ्रू सीइंग, लर्न थ्रू मूविंग, डूइंग एंड टचिंग, लर्न थ्रू लिसनिंग। क्या लगता है आपको? ये नीचे ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर करिए। थ्री ओके, 3। दीपिका जी, एक बार इसको समझा दो आप सबको। जी मैम, ये विजुअल लर्नर जैसे हमारा देखने वाला, हम जिसे सीख सकते हैं, तो इसका आएगा सेकंड। लर्नर्स लर्न थ्रो सीइंग, ऑर्डिनरी ऑडिटरी। तो इसका हमने क्वेश्चन इसका आंसर किया लर्न थ्रो लिसनिंग। मतलब ऑडिटरिंग क्या होता है? अगर ऐसे ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम में हम क्या करते हैं? हम लिसन करते हैं ना, सामने से सुनते हैं। मैंने यहाँ से इस चीज को ग्रैब किया। ओके, और टैक्टाइल मैम, टैक्टाइल का हमारा रहेगा यहाँ पर लर्न थ्रो मूविंग, डूइंग एंड टचिंग। मतलब कि टैक्टाइल्स क्या होता है? जिसकी टैक्टाइल्स में हमारा हर एक वो जिसकी मूविंग करते हैं, इन द सेंस कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर एक वो काम करते हैं जी। टेक्टाइल के अंदर। और एक्टिव लर्नर होगा लर्न थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। मतलब कि एक्टिव लर्न मतलब कि अगर किसी चीज में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दस मीन कि हम वहां से चीजें सीखना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 3rd ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, जो आपको ये लिस्ट दी गई है, आइडेंटिफाई द टीचिंग मेथड दैट एनकरेज एक्टिव लर्निंग अमंग स्टूडेंट। ऐसी इनमें से कौन सा मेथड है, टीचिंग मेथड है, जो एनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को स्टूडेंट्स में, है ना, एक्टिव लर्न कर सके, वो ज्यादा एक्टिव लर्निंग कर पाए। लेक्चर मेथड, डिस्कशन ग्रुप, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट और फ्लिप्ड क्लासरूम। ये इसका हिंदी में भी है। जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। मैम ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। आंसर मैसेज में आंसर करिए। मैम जो ऑप्शन है ना मैम वो नहीं थर्ड, दिख रहे हैं। मैम थर्ड के नीचे नहीं जा रहा मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हिंदी में दिखाना है कि इंग्लिश में दिखाना है? मैम, हिंदी में। ठीक है, एक बार बस ऊपर कर दीजिए मैम इंग्लिश वाला, एक बार देखने दीजिए, बस 1 सेकंड की कर दी, 1 सेकंड ऊपर कर दीजिए, बस मैं देख लूँ। ठीक है मैम। चलिए आंसर करो फटाफट। एलिमिनेट करना है इसमें कि क्या क्या नहीं हो सकता।
दीपिका जी का आंसर आया अभी। 4, 3 और 2 और सबने इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर है 1। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ। देखिए, पहली बात क्या हुई कि ऐसे कौन से मेथड है जो एनकरेज करते हैं एक्टिव लर्निंग को, है ना, स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस टाइम। तो लेक्चर मेथड में स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहते। इस चीज को आप लोग समझो। लेक्चर मेथड क्या होता है, टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता लेक्चर में, ठीक है। दूसरा है डिस्कशन ग्रुप। इसमें आपको डिस्कशन से ही पता चल रहा है कि एक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है। 2 को हमने रखा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी और उसका आपको सोल्यूशन देना होगा तो आपकी एक्टिव लर्निंग होगी। टीचर ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई और बोला कि इसका सोल्यूशन आप लोग बताओ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी। तो यस, थर्ड इज ऑल्सो। नेक्स्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या होता है, आपको जैसे आपकी कोई कुछ आपने वो दी, प्रेजेंटेशन दी और आपको बहुत ज्यादा आपको कोई सजेशंस दिए, उसको हम ऐसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जब आपको ऐसे किसी कोलैबोरेशन के साथ करने होते हैं, है ना, कि कई सारे लोग एक साथ उसको करते हैं। और उसके बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम इसका मतलब तो मैं आप लोग को देख के बताऊंगी, लेकिन इसका जो आंसर है सही वो है 2, 3, 5, 6, ठीक है। और सारे आपको समझ में आए ना। यस अगर मैम। 2, 3, 5 है तो 6 भी, अगर यहाँ पे और कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको 6 आप इस तरह से चूज कर सकते हो। अगर आपको एक दो चीज इसमें से नहीं भी पता है तो इस तरह से हम इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 5, 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका टीचर एंड स्टूडेंट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल, फील अनईजी एंड फाइंड डिफिकल्टी टू सस्टेन एकेडमिक वर्क। जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट्स हैं नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं, असहज महसूस करते हैं तथा शैक्षणिक कार्य जारी रखना कठिन पाते हैं। कब ऐसा कब होता है, जब हमारी डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, हमारा जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो सही ना हो, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, हमें कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट में, ऑर्डरली एनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो, व्यवस्थित शिक्षण वातावरण हो, ठीक है, या फिर एडिकेट कर लर्निंग जिसमें पर्याप्त कक्षा वातावरण हो। इनमें से क्या ऐसा होगा जब हम अनईजी फील करेंगे, जब हमें अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। मैम फर्स्ट इसका। ठीक है, सबका फर्स्ट आंसर, हाँ वेरी गुड। इसका आंसर यही है कि जब हमारी जो क्लासरूम है वो डिसफंक्शनल होगी। जी बहुत बढ़िया। चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं। द फ्लेक्सिबल मेथड इन विच टीचर कैन शिफ्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अनदर in order to maintain the focus of student is known as। इनमें से, इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें फ्लेक्सिबल मेथड है, जिसमें जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देते हुए इंस्ट्रक्शन को, मतलब बच्चों के फोकस को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन को थोड़ा चेंज कर देता है ना, कुछ अनदर ऑर्डर में उसको लगा देता है। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हमारी क्लास बोरिंग हो रही है और हम उसको थोड़ा सा चेंज करके, इंस्ट्रक्शन के मेथड को चेंज करके कुछ अलग कर दे। तो ऐसा कब होगा, इन चारों में से, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, प्रोग्राम्ड लर्निंग, थिंकिंग करिकुलम और इंडिविजुअल लर्निंग। जल्दी से आंसर करिए।
इसके जो प्रश्न है उसमें ही आंसर छुपा हुआ है। 4, 2, ओके, 3, सबके अलग अलग आंसर आते हैं। 1 नहीं आया किसी का। चलो, इसका आंसर है 1। देखो इसमें क्या बात करी है, इंस्ट्रक्शंस को अनदर वे में कुछ कर देते हैं ना, उनको फोकस मेंटेन करने के लिए चेंज कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होगा ना इसमें। देखो इसमें पहला ही वो है कि इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी कर रहे हैं, वो अलग अलग उसको चेंजेस लेके आ रहे हैं उसमें। ठीक है, समझे इसको? यस मैम। यस मैम। बाद में आप लोग को ऐसा लगता होगा ना कितना इजी था ये। चलिए मैम नेक्स्ट। हाँ जी, लग तो यही रहा था फर्स्ट, फिर लास्ट में लगा कि जैसे कि नहीं कहीं व्यक्तिगत हो, इसलिए किया। हाँ ऐसे ही होता है। देखो इसलिए आपको ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग? इन जो 4 दिए हुए हैं, कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने के लिए वर्तमान शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल की आवश्यकता होती है? वो ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हम प्रभावी ढंग से ज्यादा अच्छे से पढ़ा सके, क्लासरूम टीचिंग हो सके? तो उसमें है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड और कंटेंट मास्टरी। मतलब टीचर को ऐसा, हाँ बताओ। हिंदी वाले ऑप्शंस दिखाइए। टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका जो शिक्षण का तरीका हो वो प्रभावी हो सके? कि एक तो उनको नॉलेज होनी चाहिए सारी टेक्नोलॉजी की, दूसरा उनको शिक्षण अधिगम में, टीचिंग लर्निंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आना चाहिए, छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, और सामग्री पर जो कंटेंट है जो पढ़ाने जा रहे हो वो मास्टरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? किसी का आया है थर्ड ऑप्शन, 1 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। देखिए इसका भी आंसर जो है थर्ड ही है। बहुत बढ़िया जिन्होंने थर्ड बताया। देखो इसमें क्या बोला गया है कि उन टीचर्स को ऐसा क्या क्या आना चाहिए, उन क्या क्या कुशलता उनमें होनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम में वो टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग करे शिक्षण और अधिगम में, टीचिंग और लर्निंग में, ठीक है, वो आना चाहिए उनको, वो पता होना चाहिए। छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को क्या जरूरत है, क्या क्या उनको सीखने की जरूरत है, उनको क्या नहीं आता है ना। और सामग्री जो कंटेंट है उस पे महारत, उस पे मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन प्रौद्योगिकी का ज्ञान, इसको भी आप अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन इसको इन तीनों को हम प्राइमरी में रखेंगे और इसको सेकेंडरी में रखेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है ये 2, 3 एंड 4 है। क्योंकि देखो अगर टीचर को ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको हर एक टेक्नोलॉजी की मतलब उसके बारे में पता हो, हर एक टेक्नोलॉजी के कि उनको बहुत महारत हो उस पे। लेकिन बस उनको इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में आना होना चाहिए कि वो शिक्षण और अधिगम उनका वो करा पाए, है ना, टीचिंग लर्निंग वो करा पाए। तो इसलिए इसको सेकेंडरी में रखा गया है। ठीक है, तो 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। समझ में आएंगे? मैम इसका मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका लास्ट में नहीं आ रहा, जैसे कि सामग्री पर महारत, सामग्री इन द सेंस कि जो हम क्लास में यूज कर रहे हैं वो चीज उसमें इंक्लूड हो जा रही है ना? नहीं, देखो इसमें बात करी गई है कंटेंट, मतलब जो आपको पढ़ाने जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से ही आप वो सब कुछ पढ़ाओगे, है ना, कि हर एक टेक्नोलॉजी की नीड होगी उसमें। यहाँ पे बात आ गई ना सेकंड में कि आपको टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग करना है, अगर वो आपको आ रहा है तो ठीक है। समझे इसको? जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम। हाँ जी।
चलिए नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फॉर अ टीचर इन अ स्कूल फॉर इंटरपर्सनल स्किल फॉर फिलो टीचर ऑफ डिफरेंट कल्चर। अब जैसे जो टीचर्स है ना, दो टीचर्स है, दो अलग अलग कल्चर के टीचर है, तो उन दोनों में विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां होंगी उनमें, तो ऐसा क्या उनको नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे को बुरा लगे, है ना, इन चारों में से, एम्पैथी फॉर अदर्स, इग्नोरिंग दैम व्हेन यू आर इन हरी, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या इसमें से नहीं होना चाहिए? ठीक है, इज नॉट डिजायरेबल फॉर अ टीचर। 2 आंसर आया है दीपिका जी का, 2 ठीक है, तो इस पे ज्यादा समय ना गवाते हुए 2 ही इसका सही आंसर है, कि आप किसी को इग्नोर करोगे, है ना, दो आप फिलो टीचर्स हो, चाहे आपकी संस्कृति या अलग अलग है, लेकिन आप इग्नोर करोगे एक दूसरे को तो वो गलत है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से क्या है? लर्निंग इज इंटेंशनल, सीखना जानबूझकर किया जाता है, लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक, सीखना व्यक्तिगत है, और इज ट्रांसफरेबल, सीखना हस्तांतरणीय है। इसका सही आंसर, जल्दी से इसका आंसर करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसका सही आंसर जो है वो है 4th, 1 2 एंड 3 तीनों ही इसमें आ जाएंगे। अब देखो किसी ने आंसर करा है 2, 2 मतलब 2 और 3, तो सीखना जानबूझकर किया जाता है, सीखना जानबूझकर किया जाता है। अभी आप लोग कैसे कर रहे हो सीखना? जानबूझकर ही तो कर रहे हो। आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, आप लोग को रिसर्च पढ़ना है, इसलिए आप उसको जानबूझ के पढ़ रहे हो, इसलिए आप उसको सीखने जा रहे हो, है ना। तो सीखना जानबूझकर किया जाता है। सीखना व्यक्तिगत है, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है सीखने का। ठीक है, और सीखना हस्तांतरणीय है, वो ट्रांसफरेबल है, हम एक दूसरे को भी सिखाते रहते हैं ना, दूसरों को भी सिखाते हैं, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप मुझे कुछ सिखा रहे हो, तो सीखना ट्रांसफरेबल भी है। तो इसका आंसर है 4th। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन, अरेंज दीज इंस्ट्रक्शनल इवेंट for delivering the lesson to student in sequential order from beginning to the end, है ना। जब आप किसी लेसन को पढ़ाने जा रहे हो, डिलीवर करने जा रहे हो, तो इनको, इन ऑप्शंस में से आपको एक दूसरे के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या आता है उसको बताना है। ठीक है, ये आपके रहे हिंदी वाले ऑप्शन, और ऑप्शंस आप यहीं से देख लो। मैं एक बार पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, eliciting desired behavior, gaining attention, present the content और providing feedback। सब लोग एक बार इसका आंसर कर दो। जल्दी से आंसर कर दो इसका। दीपिका जी का है 2, और सब लोग? टू, 3, 2। चलिए मैं इसका आंसर कर देती हूँ। दो ऑप्शंस में से आप लोग बता रहे हो, इसका आंसर सही है वो है 3। ठीक है, 3, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी 3 आंसर किया है। अब मैं एक बार इसको समझा देती हूँ आपको। तो जो पहला है, सबसे पहली बात कि गेनिंग अटेंशन, है ना। शुरू में हमें, अगर मैं किसी क्लासरूम में गई हूँ तो पहले अटेंशन सबकी गेन करूंगी कि आप लोग सब मुझे सुन रहे होंगे, तभी तो मैं आप लोग को पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो सबसे पहले गेनिंग अटेंशन,
दूसरा, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब मुझे अपने उद्देश्य बताने हैं। अब मैं यहाँ पे आई आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने। मैंने आपको अपने उद्देश्य बताए कि मुझे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, ये हमारा सिलेबस है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटिंग द कंटेंट, मैंने आपको कंटेंट को बताया कि ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद इलिकेटिंग डिजायर्ड बिहेवियर। अब मैं वैसा व्यवहार दिखाऊंगी कि मतलब, या फिर आप मुझे ऐसा दिखाओगे कि हाँ आपको पढ़ना है वैसा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपसे फीडबैक लूंगी कि आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी है, ठीक है। तो CADBE ये इसका सही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, ठीक है। समझ में आएंगे? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 20. Which of the following are the important characteristic? लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following are the important characteristic of an effective teacher? इन सब में से एक इफेक्टिव टीचर की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? नॉलेज ऑफ कंटेंट, उनको कंटेंट का नॉलेज हो। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, उनकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रेसिव हो। एबिलिटी टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, है ना, कि वो मतलब वो रिस्पेक्ट गेन कर सके स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये इसके हिंदी में है, आप लोग देख लो। इसका आंसर क्या होगा? 2 दो लोगों का आंसर आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका 2 आंसर है। इसका आंसर 2 ही है, जिसमें क्या क्या बताया है 2 में? फर्स्ट एंड सेकंड, जो टीचर है वो उनका नॉलेज ऑफ कंटेंट अच्छा हो और उनकी जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छी हो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं है? नहीं मैम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। समझ में आए ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को? जी बिल्कुल, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे। थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू। क्लास अच्छी लगी।